मुंबई समेत महाराष्ट्र में फेक बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है और इस मामले पर हमारे साथ बात करने मौजूद है एआईएमआईएम पार्टी के नेता प्रवक्ता वारिस पठान साहब। पठान साहब, महाराष्ट्र और मुंबई में, महाराष्ट्र की बात करें तो 3 लाख और मुंबई की बात करें तो 87,000 से ज़्यादा फेक सर्टिफिकेट बनाए गए हैं और 10,000 तो ऐसे लोग निकले कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और ये संख्या बढ़कर 30,000 तक जाने वाली है। पहली बात तो कहाँ से लाई ये लोग डेटा, 10,000 लोगों का अस्तित्व नहीं है। बात नंबर 2 ये कि कोई भी अगर बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह का फर्जी बना रहा है तो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, इंक्वायरी करे किसने बनवाया, कहाँ से बनाया। क्योंकि गवर्नमेंट के अधिकारियों के सहयोग के सिवा आप क्या बना सकते हो इस तरह के सर्टिफिकेट्स। ये जाली सर्टिफिकेट अगर कोई बना रहा है तो पूरा सहयोग से, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। और कोई भी बना रहा है सर्टिफिकेट, देखिए आजकल बहुत सारी फेक चीज़ें चली है, स्कैम पे स्कैम होते जा रहे हैं। जब भी से मोबाइल आ गए आप देखो किस तरह से लोन फ्रॉड होता जा रहा है। कभी कोई बोलता है लिंक खोलो, लिंक खोला आपका अकाउंट हैक हो जाता है, स्कैम हो, तो स्कैम पे स्कैम होते जा रहे हैं। तो जो भी कर रहा है स्कैम्स या इस तरह के सर्टिफिकेट्स का जाली नीज से बना रहा है जो भी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एसआईटी तो गठित की ना, मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की है, बीएमसी भी उसमें सहयोगी है जांच में। उसमें 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, एफआईआर दर्ज हुई इनके खिलाफ। पूरे महाराष्ट्र भर में 55 एफआईआर दर्ज हुई है 42 शहरों में। तो सरकार तो कह रही कि हम तो जांच कर रहे हैं, हम तो ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाल रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों ने डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची है। वो डेमोग्राफी बदलनी चाहती है अपनी वोट बैंक के लिए, इसलिए सर्टिफिकेट बनाकर उनको वोटर बना रहे हैं। ये देखिए सरकार किसकी है, 12 साल से तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। सरकार की जवाबदारी, सरकार अगर अपनी जवाबदारी में फेल होती तो उसका ढिकरा विपक्ष के ऊपर क्यों फोड़ना। हाँ, अगर डिलिमिटेशन हो रहा है तो सरकार कर रही है ना, कौन कर रहा है। और बात नंबर 2, अभी देखिए एसआईआर का जो मसला आ रहा है, एसआईआर जो है हम समझते हैं इंपॉर्टेंट, और हमारी पार्टी सबसे एक वाहिद पार्टी है कि वो पार्टी जिसने एसआईआर को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐप बनाया है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने खुद के फाइनेंस से सब करके एक ऐप तैयार किया है। उस ऐप का फ़ायदा हर इंसान उठा सकता है। अभी ही बीच में 15 दिन पहले ही औरंगाबाद के अंदर असद साहब खुद आए थे, वहाँ पर हमने तमाम महाराष्ट्र के जो जिम्मेदार थे उनको बुलाया था, तमाम को बताया कि ये ऐप है, आप इस ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, किस तरह से मैपिंग में काम आ सकता है, किस तरह से आपको नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, जो डालेंगे आपके पास पूरा आ जाएगा। 2002 में नाम था, 2024 में नाम था, जो भी पूरी चीज़ आ जाएगी। वो इतना ही नहीं, आपके मीडिया वाले भी वहाँ पे मौजूद थे। मीडिया वालों के लिए असद साहब ने स्पेशल एक प्रेजेंटेशन रखा था, मीडिया वालों को भी दिखाया और सबके सब प्रसन्न होके गए कि वाकई में ये डायरेक्ट साफ सुथरा इसके अंदर हो रहा है काम। हमारा देखो एक ही मानना है कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम है ना नहीं कटे, कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम। और ये ऐसा यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा आगे बैकडोर हो जाएगा एनआरसी के लिए। वोटर का नाम कभी आता है जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। बर्थ सर्टिफिकेट से तो बाकी सर्टिफिकेट बनते हैं ना। तो ये जो मूल सर्टिफिकेट है आपका जन्म का, वही तो फेक यहाँ पर सामने आ रहा है। 3 लाख महाराष्ट्र में और 80,000 87,000 मुंबई में। अब जो देखो सरकार के पास डेटा है तो उस पर इंक्वायरी करे ना, सरकार इंक्वायरी करे। सरकार की देखिए मंशा पे ऊपर शक है, सरकार की जो मंशा है ना उस पर शक है कि सरकार ऐसा क्यों चाहती है। उनका टारगेट एक समुदाय के लोग हैं। अब ऐसा यार इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि किसी वोटर का नाम कट जाता है तो उससे क्या फ़र्क होता है, इम्पैक्ट क्या होता है उसका। आपने बंगाल का चुनाव देख लिया ना, आपने क्या हुआ आपके सामने। तो हमारी तरफ से तो हमारी यही कोशिश जारी है। हमारी तो कैंप्स भी लगी है, और हमने तो यहाँ तक कहा है एसआईआर जब शुरू होगा, जब बीएलओज आएंगे तो हमारी भी जो बीएलए से साथ में जाएंगे, ताकि 3 लाख जो नाम कटेंगे ये एसआईआर में भी आएंगे। तो आपकी जरा आप उनकी मदद करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। देखने तो ना नाम किस बुनियाद पे कटते, क्या हिसाब से काटते, किसका काटते हैं, क्या प्रतिक्रिया लेके काटते, उसके बाद में देखेंगे जो लीगली होगा, जो सब करेंगे हम भी करेंगे, लीगली करेंगे। वो तो कह रहे कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप मतलब विपक्ष, इसमें आपकी पार्टी का भी नाम है। लेकिन बीजेपी हो या सत्ता पक्ष लोग हैं, वो तो राष्ट्र हित के तौर पर इस मुद्दे को देख रहे हैं, वो तो वोट बैंक के लिए नहीं देख रहे।
ये सबसे क्योंकि वो बड़ी बांग्लादेशी रोहिंग्या कोई आएगा, सर्टिफिकेट बनाएगा, यहाँ पे लाभ लेगा, मतदाता बनेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन, लाडली बहन योजना, सब लाभ लेगा, तो क्या दो करेगा? चीज़ बताऊंगा आपको। एक, अगर ये यहाँ के इनफिल्ट्रेटर, मुसलमानों को भी हक मारा जा रहा है उसका। अभी जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, ये लोग जो चिल्ला चिल्ला के बाजा बजा रहे हैं, लोग इतने घुसपैठी घुस गए, लाखों के हिसाब से घुस गए। भाई 12 साल से सरकार में बीजेपी वाले हैं। मेन बॉर्डर स्टेट जो है बीजेपी के कंट्रोल के अंदर, वो है अमित शाह। कौन है? होम मिनिस्टर अभी हुआ है ना, वो पश्चिम बंगाल का अभी हुआ है। वो बोल रहे अभी हम देखो ना वहाँ पे क्या करते हैं, अभी नहीं आएंगे। आपको जानकारी नहीं है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, उनके रहते हुए अगर इतने सारे घुसपैठिए घुस गए बीजेपी के राज्य के अंदर जो बॉर्डर स्टेट्स, तो अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए ना। हम अकेले केंद्र सरकार जो है वो वहाँ पे तो कदम उठा रही थी, लेकिन ममता सरकार थी वो सहयोग नहीं कर रही थी, इसके कारण वहाँ पर वो घुसपैठ हो रही थी। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो अब दोनों जगह पर केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब वहाँ पर देखिए अब किस तरह से किलेबंदी होती है और कौन आके दिखाता है घुसपैठिया। जो आएगा उनको जाना पड़ेगा, वहाँ पे तो कह रही है। बताना चाहूँगा, आपके सवाल का तो पहले जवाब ले लो। आपने कहा कि बीजेपी बोलती है कि ये ध्रुवीकरण करते हैं, इसमें हमारा भी नाम डाले। सबसे बड़े मास्टर ऑफ ध्रुवीकरण कौन है मालूम है पूरे भारत देश के अंदर? ये बीजेपी आरएसएस। बीजेपी ध्रुवीकरण के सिवा एक इलेक्शन लड़ सकती है क्या? बताओ मेरे को। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कटमुल्ले, शमशान, कब्रस्तान, ये सब किए बिना बीजेपी ने आज तक कोई भी इलेक्शन लड़ा है क्या? उनको पूछो ना, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर ध्यान भटका देंगे। उनको बोलो नीट का पेपर अभी लीक हो गया, 23 लाख बच्चों का करियर दांव पे लग गया है, ध्यान भटका देंगे। क्या चीज़ है बीजेपी के पास? सिर्फ एक ही चीज़ है, एक बार ध्रुवीकरण करो और ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, अपनी गंदी राजनीति सेको। देश की जनता की इनको कोई फिक्र नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हो तो हमारे भी, उनके भी। उन्होंने कितने बड़े भाषण दिए। 1 साल तक कोई सोना मत खरीदो, कोई फॉरेन ट्रिप पे मत जाओ, खर्चा पेट्रोल डीजल के ऊपर खर्चा कम करो, सब हमको बोल के सबको, पूरे देश को टेंशन में डाल दिया और खुद चले गए 5 देश की यात्रा करने के लिए। इटली में जाके, इटली का नाम बहुत कुछ चल रहा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मेलोडी खिला रहे बोल। या देश की आम जनता भुगतान भुगत रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल परचेस पे होता है, सब पे। किस पे पड़ता है डायरेक्ट इम्पैक्ट? उसका एक आम देश का नागरिक, गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है। उसकी फिक्र नहीं है इनको सिर्फ एक ही करना है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और अपने नफरती चिंटुओं को बीजेपी ने छोड़ दिया है। आए दिन आके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास बता रहे ये 3 लाख ये सब नफरती चिंटू की साजिश है। अरे भाई यही तो है। वो 2-3 लोग घूम रहे ना मुंबई के अंदर भी, 2-3 लोग हैं मुंबई में भी बीजेपी के नफरती चिंटू, जिनके पास काम धंधा कुछ है नहीं। बीजेपी ने सिर्फ उनको बोला तुम जाओ मोबाइल लो, 4 आदमी लो, देखो यहाँ ये हो रहा है, देखो ये होगा। सिर्फ उनका काम वो ये। एकदम मैं बोलता हूँ ये फालतू कैटेगरी के लोग हैं, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ एक ही काम है मुसलमानों का। आज ये निकाला इतना, अरे भाई डेटा है, निकाला, जाके इन्वेस्टिगेशन कराओ, इंक्वायरी कराओ, रिजल्ट जो आएगा देखेंगे किस तरह। लेकिन इस तरह से आके बस सबके पीछे लग जाना कि नहीं ये सारे के सारे रोहिंग्या ऐसा, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। अरे सबके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, मगर इनको कैसा है मालूम है? ये मुसलमान है ना, हैरान करो, मुसलमान है ना, परेशान करो। ये 3-4 लोग, अभी एक को तो मंत्री भी बना दिया ना, जो चिल्ला पुकार बहुत किया, मुसलमानों को गाली गलौज बहुत ज़्यादा ही दे दिया, वो तो उसको तो मंत्री बना दिया। अब दूसरा लगा हुआ है, अरे ये तंगा। अरे क्या करेंगे? जनता सब देख रही है, सब देख रही है जनता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मुद्दे नहीं। ये दोनों को पूछ लो, डॉलर के बनाम रुपया कहाँ से कहाँ चला गया, जवाब नहीं देंगे। इनको बोलो पेट्रोल डीजल पे भाव बढ़ गया मुंबई में 3-3 रुपया, जवाब नहीं। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? तिजोरी भरी हुई है इनकी, गरीब आदमी मरता है, मरने दो। इनको एक ही काम दिया, मुसलमानों के खिलाफ गाली बक, काम हुआ। नहीं देगा पार्टी से बाहर, साइड लाइन कर दिए जाएंगे, देख लेना। इसलिए ये भी के खुद की रोटी सेकने के लिए अनाप शनाप फालतू बात कर दो। अरे डेटा है ना, जाओ ना इन्वेस्टिगेशन करो ना, कौन रोका है? कोई रोक रहा है क्या? हम तो एसआईआर के लिए ऐप बना के रख दिए। हमारा मंशा क्या है? संवैधानिक तौर से सब काम हो, सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म बनी रहे, और किसी भी जेन्युइन नागरिक का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, क्योंकि आगे जाके फिर क्या NRCCAA के अंदर लोग उसको बैकडोर करेंगे। ये हमारी मंशा, और हम पब्लिक की मदद करो। सिर्फ हमारी ऐप से खाली मुसलमान का ही फायदा तो नहीं हो रहा, तमाम लोगों को, जितने आपके पत्रकार मित्र आए थे,
तमाम के सामने प्रेजेंटेशन दिया और खुश होके गए। इसलिए ये जो वर्ड है ना ध्रुवीकरण, उनको बोलना भाई ध्रुवीकरण तो तुम्हारी नस नस में रग रग में खून खून में बसा हुआ है, तुम ये ध्रुवीकरण की बात ना ही करो तो अच्छा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे वारिस पठान। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।